तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो है इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसकी मैं 2-3 सीरीज लाऊंगा जो बहुत ही आप लोगों के हेल्पफुल होगा। ये बहुत सारी एल एन टी कंपनी, सिविल ग्लोबल कंपनी, पारस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में पूछे गए हैं। मैं सिविल साइट इंजीनियर एज अ वर्क कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चंस मुझसे भी पूछे गए थे जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था। और ये अक्सर पूछे जाते हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस हैं बट पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहाँ नीड हो वहाँ शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आज तो आज की वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये सब क्वेश्चंस जो आप देख रहे होंगे, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई कंपनीज में पूछे गए हैं। एल में जैसे कि पूछे गए हैं, सिविल ग्लोबल में पूछे गए हैं, पारस प्राइवेट लिमिटेड में पूछे गए हैं। ये सब कंपनी अच्छी कंपनी है सिविल के लिए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं ऐसे 2-3 सीरीज लाऊंगा इंटरव्यू क्वेश्चंस पे जो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। मतलब वन बैग जो होता है सीमेंट का, आप सबको पता होगा 50 kg का होता है। तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो अगर हम मीटर क्यूब में देखेंगे तो 0.0347 मीटर क्यूब होता है। और अगर इसे हम फिट में कन्वर्ट करते हैं तो 1.23 क्यूबिक फिट आता है। हम वॉल्यूम हमेशा मेजर मीटर क्यूब में करते हैं, आप लोग को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है जैसे लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट एंड कंपास। लिस्ट काउंट होता है कि वो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मेजर कर सकता है साइड पे, फील्ड पे। तो आप सबको मालूम होगा जैसे लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट जो है 20 सेकेंड होता है, और लिस्ट काउंट ऑफ कंपास जो है 30 मिनट्स होता है। तो कंपास जो है सर्वेइंग में यूज़ होता है बियरिंग वगैरह मेज़र करने के लिए। थियोडोलाइट जो है उसे हम सर्वे फील्ड पे यूज़ करते हैं सर्वेइंग के लिए। थियोडोलाइट जो एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो हम ऑल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। अब आता है लिस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ। तो लेवलिंग स्टाफ जो होता है वो लेवलिंग करते समय यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ का एक दूसरे के रेफरेंस में डेटम फाइंड करना। तो इसका लिस्ट काउंट होता है 5 mm या फिर 0.005 मीटर, अगर हम उसमें निकालें। अब आता है साइज ऑफ हुक एंड जनरल एंगल ऑफ हुक। हुक क्या होता है? ये जो हम जब रेनफोर्समेंट वर्क करते हैं तो रेनफोर्समेंट वर्क में जो हम यू टाइप में प्रोवाइड करते हैं अदर शेप में, उसे हुक कहते हैं। हुक इसलिए प्रोवाइड करते हैं जिससे बॉन्डिंग अच्छी बने रेनफोर्समेंट का। तो इसका साइज़ जो होता है वो जनरली हम 10D लेते हैं, बट हम 9D भी यूज़ कर लेते हैं। तो आप सबको ये पूछ सकता है कि 10D लेते हैं या 9D, तो आप कहेंगे कि जनरली हम 10D लेते हैं, बट 9D भी यूज़ होता है साइड्स पे। और इसका एंगल जो है जनरली 135 डिग्री रखा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन 5। जैसे कि इसमें है कि वेट ऑफ स्टील बार कैसे कैलकुलेट करें हम। जैसे आपको बता दिया डायमीटर ये है, लेंथ ये है, तो आप कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका फॉर्मूला होता है D² × L/162। ये डेरिवेशंस आपके काम नहीं आएंगी, ये सीधा मेन फॉर्मूला है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो D² × L/162 होता है। डी यहाँ पे जो है डी डायमीटर है, डी यहाँ पे डायमीटर है, एल यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं। लेंथ जो है जनरली वो 12 मीटर का रेनफोर्समेंट का एक जो होता है हम कंसीडर करते हैं, और 162 एक यूनिट है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका। आता है इसमें जो कंक्रीट वाट आर कंक्रीट टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी एट साइट और लेबोरेटरी। कंक्रीट टेस्ट जो होते हैं वर्केबिलिटी के लिए, तो आप लोगों को मालूम होगा वर्केबिलिटी क्या होता है। वर्केबिलिटी जो होता है कंक्रीट का बैचिंग, मिक्सिंग, पोरिंग, फिनिशिंग सब ऐड करके जो होता है उसे हम कहते हैं वर्केबिलिटी, एक तरह से कि वो कब तक यूज़ हो सकता है सर। तो इस पर 3-4 टाइप्स हैं मेनली। जो है स्लम्प टेस्ट जो है बहुत यूज़फुल होता है, इसे हम साइट पे भी परफॉर्म करते हैं, लेबोरेटरी में भी परफॉर्म करते हैं। कोपेक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, इसे हम लैब में परफॉर्म करते हैं। फ्लो टेस्ट जो होता है इसे हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। वीवी टेस्ट जो होता है इसे हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। तो ये 4 टेस्ट आपको याद रखने हैं। बेसिकली स्लम्प टेस्ट की जो वैल्यू है वो आपसे पूछ सकता है। इसका इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कुछ इस शेप में होता है, स्लम्प का शेप में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछ सकता है। ऊपर का डायमीटर 10 होता है, नीचे का 20, और ये हाइट जो है वो 30 होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान करना है। अब अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो होता है ये कंक्रीट में होता है जब सेपरेशन, जब वाटर का
जैसे डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, दी सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कंक्रीट कम एट टॉप सरफेस ऑफ कंक्रीट एट टाइम ऑफ फिनिशिंग इज नोन एज ब्लीडिंग। डेफिनेशंस पे मत जाइएगा, ये रटने वाली चीज़ें हो जाती है। आपको बेसिक्स ये है कि जब आप फिनिशिंग करने टाइम में जो वाटर सेपरेशन हो जाता है आपके टॉप सरफेस पे आ जाता है फिनिशिंग करने टाइम, उसे हम ब्लीडिंग कह देते हैं जनरली। ये क्यों होता है कि ये प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करते हम कंक्रीट की, बैचिंग नहीं करते इसलिए, या फिर हम कुछ ज़्यादा ही स्मूथ फिनिशिंग कर देते हैं उस कारण से होता है। अब आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 जो है इसमें है, व्हाट इज सेग्रीगेशन। जैसे कि नाम से पता है ये कंक्रीट में होता है। कंक्रीट आप लोग को मालूम ही होगा, जैसे कि कंक्रीट में होता है ये। तो कंक्रीट में क्या इसमें लिखा है, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, डेफिनेशंस पे मत जाइएगा। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन जो होता है इसमें कोर्स एग्रीगेट का फाइनर एग्रीगेट से सेपरेशन ही सेग्रीगेशन कहलाता है। सिंपली जो कोर्स एग्रीगेट होता है, आप साइट पे रहेंगे तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि क्या होता है। जैसे कि कोर्स एग्रीगेट में हम रोडी कह देते हैं जिसे साइट में, और सैंड एग्रीगेट में हम बदरपुर कह देते हैं। तो कोर्स एग्रीगेट मतलब रोडी का सेपरेशन हो जाना बदरपुर से जनरली हम कह सकते हैं। क्वेश्चन 9, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड देयर रेशियो। आपको वेरियस ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होते हैं, आप सबने पढ़ा भी होगा इसे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। तो इनके ग्रेड्स हैं, जैसे 1 जैम इज टू 5 जैम इज टू 10, 1 जैम इज टू 4 जैम इज टू 8, 1 जैम इज टू 3 जैम इज टू 6, M15 1 जैम इज टू 2 जैम इज टू 4। तो इसमें क्या होता है, जो 1 जैम इज टू 5 जैम इज टू 10 जो है ये M5 के लिए यूज होता है। इसमें 1 जो है वो सीमेंट के लिए हम लेते हैं, 5 जो है वो फाइन एग्रीगेट के लिए लेते हैं, 10 जो है कोर्स एग्रीगेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 यूनिट सीमेंट ऐड करें किसी बैचिंग में, तो उसमें 5 यूनिट फाइन एग्रीगेट है और 10 यूनिट कोर्स एग्रीगेट है, तो वो M5 का ग्रेड है। और ये M5 जो है यहाँ इसका मतलब हुआ, M5 जो इसका मतलब हुआ कि ये 28 डेज में जो स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की वो 5 होगी, इससे कम नहीं आएगी अगर हम 5 ग्रेड के लिए बना रहे हैं तो। ऐसे M25 का होगा, M15 का होगा। अब आता है क्वेश्चन 10, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक एंड नॉमिनल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक। मॉडुलर ब्रिक क्या होता है, जो BIS ब्यूरो ऑफ इंडिया सर्वे के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड साइज फिक्स की गई है ब्रिक्स की। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक है 19x9 सेंटीमीटर। इसे mm में कर लीजिए आप लोग, 190x90x90 mm। इसे भी कर लेते हैं 200x100 mm। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक जो होता है 19x9 सेंटीमीटर या 190x90x90 mm कह सकते हैं। और ये विदाउट मोटार होता है, और जब हम मोटार के साथ ऐड करेंगे तो इसे 20x10x10 सेंटीमीटर हम कंसिडर करते हैं। ये आपसे बेसिकली पूछा जा सकता है, ये ज़रूरी है याद करना। स्टेयर जो क्वेश्चन 11 है, स्लोप फॉर स्टेयर। स्लोप फॉर स्टेयर जो है वो जनरली हम 25 डिग्री टू 40 डिग्री लेते हैं। जैसे कि आप लोग बेसिकली मैं स्टेयर बना के दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए ये पिच हो गया, यहाँ से स्टेप्स हैं, कुछ ऐसे ही होता है बेसिकली स्टेप्स। तो ये जो होगा एंगल, ये हम 25 टू 40 डिग्री लेते हैं IS कोड के अकॉर्डिंग। तो आपको याद करना है। क्वेश्चन 12, आफ्टर पासेज ऑफ टाइम स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जो होता है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वो रिएक्शंस जो हैं वो वीक होने लगते हैं आपस में, इसलिए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर सीमेंट अगर अभी बना है, आफ्टर 2 मंथ हुए अगर इसे पैकिंग के, तो ये बेस्ट स्ट्रेंथ देता है, आफ्टर 3 मंथ ये कम स्ट्रेंथ देता है। तो आफ्टर पासेज ऑफ टाइम स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीज होता है एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है वो इंक्रीज होता है जनरली कुछ पीरियड तक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साइज ऑफ नॉमिनल कवर फॉर बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग, स्टेयरकेस।
नॉमिनल कवर आपको बता दूं क्या होता है। तो नॉमिनल कवर जो होता है कि हम जैसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रेनफोर्समेंट के टॉप मोस्ट आउटर लेयर जो होगा वहाँ से रेनफोर्समेंट, ये पता ही होगा सरिया के जो डिस्टेंस होता है, देख रहे हैं आप यहाँ, उसे नॉमिनल कवर कहते हैं। और इफेक्टिव कवर क्या होता है, जो रेनफोर्समेंट का मिड होता है, यानी सेंटर से लेके आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसे इफेक्टिव कवर कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्लैब के लिए हम 20 mm प्रोवाइड करते हैं जनरली, बीम के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm और फुटिंग के लिए 50 mm। कॉलम के लिए अगर 40 mm का नहीं होता है, 40 mm के ऑप्शंस में हम 30 mm भी यूज़ कर लेते हैं साइड पे, बट जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो आप 40 mm ही बोलिएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट आर एडमिक्सचर ऑफ कंक्रीट एंड देयर कंपोजिशन। तो ये नोट करिएगा ध्यान से कि कंपोजिशन क्या होता है, जो किस चीज़ से बना है। तो मेन जो है कंपोजिशंस वो आते हैं सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, ये चार मेन कंपोजिशन हुए कंक्रीट कम के। और जो एडमिक्सचर होता है वो एडमिक्सचर क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखा है कि एडमिक्सचर आर दोज सब्सटेंस विच आर एडेड इन कंक्रीट टू मॉडिफाई स्ट्रेंथ एंड फीचर्स ऑफ कंक्रीट। मतलब एडमिक्सचर जो है जनरली कंक्रीट की जो है स्ट्रेंथ और फीचर्स को मॉडिफाई करता है, एक एडिशनल ऐड करते हैं हम। तो इसमें एडमिक्सचर्स के बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये लिखे हुए हैं, केमिकल एडमिक्सचर, रिटार्डर, एक्सीलरेटर, ये सब होते हैं। और भी बहुत होते हैं बट आप जनरली ये एक याद कर सकते हैं शॉर्ट वे में। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 28 डेज ऑफ कंक्रीट अचीव फ्रॉम मैक्सिमम फ्रॉम विच कंपाउंड। तो इसका है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में जो है अपना वो पार्टिसिपेट करता है एज़ कम्पेयर टू डाई कैल्शियम सिलिकेट के। तो ये 15 क्वेश्चंस आपने देखे हैं, ये मुझे पूछे भी गए थे जैसे हमारा भी इंटरव्यू हुआ था। तो अभी मैं साइट वर्क पे रहता हूँ, सिविल साइट इंजीनियर एज अ वर्क कर रहा हूँ मैं। तो ये पूछे भी गए थे मुझसे भी, तो मैंने सोचा आप लोगों के वीडियो बनाया जाए। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोग काम आएगा। ऐसी 2-3 सीरीज़ और आएंगी, आप लोग के हेल्पफुल हो। चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिसे नीड हो वहाँ तक पहुँचे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा।